pronouns. ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, बस हमने दो चीज पढ़ी थी, each other and one another. ठीक है, तो ये one another के लिए क्या था, it is used for more than two, दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, and each other is used for two. ठीक है, तो हमने इस पे एक क्वेश्चन देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि चार से ज्यादा लोगों की या मतलब दो से ज्यादा लोगों की अगर बात चल रही है तो वी विल यूज वन अनदर, और दो के लिए each other. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा next is demonstrative pronoun. Okay, so this, that, these, those. These are called demonstrative pronouns. इसके बारे में लिखिएगा. They point out the objects to which they refer. They point out the objects to which they refer. ओके, तो दिस और दैट, दीज दो चीज हम किस तरीके से पढ़ते हैं. दिस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो पास में है, एंड दैट समथिंग जो दूर है. ठीक है, तो दिस दैट, और इसी का प्लूरल क्या होता है, दीज एंड दोस. ठीक है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस, एंड प्लूरल के लिए दीज. हाथ के इशारे से बताओ. ओके, तो दिस एंड दीज, और अगर कोई सिंगुलर है कोई चीज, देखो पॉइंट आउट का मतलब क्या है. नाउ दे पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच दे रेफर. अगर हम किसी पर्सन, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, या फिर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, तो किसी भी चीज के लिए जब आप करते हो तो ये पॉइंट आउट करने का काम करता है कि हम इस चीज की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज की. ठीक है, तो अगर जैसे 10-20 लोग हैं तो यू कैन पॉइंट आउट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन और दैट पर्सन. तो ये हमेशा ही, जैसे छोटी क्लास में हमने सीखा था, दैट दिस किसी भी चीज पास के लिए एंड दैट किसी भी चीज दूर के लिए. अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसका क्या यूज होता है. तो दिस इज अ बॉय, दैट इज अ और ट्री, और ये सारे एग्जांपल्स तो हमें आते हैं, ये तो इजी है और इसका यूज अलग से देखने की जरूरत नहीं है, वी नो. क्योंकि ये क्या करता है, देखो ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, ये क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट को जब इंट्रोड्यूस करता है, दिस इज समथिंग. ठीक है, तो बस ये वाला पॉइंट आउट करने वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला यूज तो हमें पता है. ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन और किस चीज का आता है. इसमें बनता है क्वेश्चन इस पे, देखिए, दैट विद इट्स प्लूरल, दोस is used to avoid the repetition of a preceding noun. देखिए क्या लिखा है, दैट अपने प्लूरल के साथ क्या काम करता है, that with its plural, और that का plural क्या होता है, those, is used to avoid the repetition of a preceding noun. preceding का मतलब होता है जो चीज पहले आई है, यानी कि जो नाउन पहले आ चुका है उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने का काम करता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन. ठीक है, यानी कि इसमें that और those ये काम करते हैं. ओके, देखो प्रोनाउंस का काम पहली चीज यही होता है कि वो नाउन की जगह पे आता है और नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करता है. प्रोनाउन की डेफिनेशन यही है ना. ठीक है, a word which is used instead of a noun or at the place of a noun, it is called pronoun. अब देखो यहाँ पे किस तरीके से हेल्प करता है. जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, the climate of Delhi, Dehradun is better than Delhi. The climate of Dehradun is better than Delhi. क्या मतलब होगा सेंटेंस का, है ना, देहरादून का क्लाइमेट दिल्ली से अच्छा है. ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस, अब अच्छा हम इस तरीके से ही जनरली बोलते हैं और हमें समझ में भी आता है हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन सेंटेंस गलत है ना ये.
किस तरीके से? देहरादून का क्लाइमेट दिल्ली से अच्छा है या दिल्ली के क्लाइमेट से अच्छा है? दिल्ली की क्लाइमेट से अच्छा है ना? लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि वहाँ का क्लाइमेट दिल्ली से अच्छा है। तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखो क्या होगा अगर हम इसे सही से बोले पूरी बात को, तो ऐसे बोलेंगे द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ठीक है ना? इस तरीके से बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे नाउन रिपीट कौन सा हो रहा है? द क्लाइमेट एंड द क्लाइमेट, है ना? तो इसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे? दैट, राइट? तो यहाँ पे यस आएगा दैट ऑफ, इस तरीके से द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। आगे समझ? ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखें हम लोग द रिवर्स ऑफ अमेरिका are larger than Europe. The rivers of America are larger than Europe. तो क्या लिखेंगे इसके लिए? है ना? The rivers of America are larger than that of, है ना? नहीं, rivers. Yes. ये क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे क्या आएगा? Those. ओके, तो बस यही था। क्लाइमेट कैसा था? सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर आया। अभी कैसा है? प्लूरल, तो इसके साथ में प्लूरल आएगा। चलिए अब देखो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जैसे होटल्स ऑफ से luxurious than whatever Deहरादून। ओके, तो इस तरीके से एग्जाम लेके द होटल्स ऑफ दिल्ली आर लग्जरियस देन देहरादून। तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है? देन दोज ऑफ देहरादून। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। Articles published in this magazine are better than magazine। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। अब इस पे एरर लगाना होगा तो इजी होगा थोड़ा सा, या फिर अगर हम इसे सेंटेंस में यहाँ पे इस तरीके से करें, अगर मुझे इसे 4 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है? दिस इज ए, बी, सी एंड डी। दिस इज ओके, किस पार्ट में लगाया जाएगा? डी। अगर ये, चलो ठीक है, इस तरीके से आया। अगर ये आया फ्रीज रिप्लेसमेंट में, तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है इसका? फ्रीज रिप्लेसमेंट मतलब है कि आपको बताने की सही आंसर भी बताना पड़ेगा आपको क्या है, जहाँ पे ऑप्शंस दे रखे होंगे। तो इसमें क्या करेक्ट क्या करेंगे हम लोग, बताइए। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। क्या गलत है? व्हाट इज द एरर? दोस। यहाँ पे क्या आएगा? दोस, क्योंकि आर्टिकल्स प्लूरल है। नहीं, इस सेंटेंस को समझो। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। इस सेंस में दे रखा है, ठीक है? यस, तो क्या होगा? आर बेटर देन, यानी कि यहाँ पे कुछ और लिखना चाहिए हमें, बिकॉज यहाँ पे तो देखो ऐसा है कि अगर हम एक कंसिडर करें इस मैगजीन का कुछ नाम, से टाइम, या फिर इसका कुछ नाम लिख देते हैं इंडिया टुडे। The articles published in Time are better than India Today। अब आपको समझ आ रहा है कि क्या मिसिंग है? हमें जो कंपेयर करना है, जो चीज़ बतानी है कि इस मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो उस मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं उससे अच्छे हैं।
ठीक है, मैगजीन्स तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा ना, बिकॉज किसी मैगजीन का नाम लिख दो या फिर ये मैगजीन या वो मैगजीन बोलो, दिस इज कॉमन, दिस इज लाइक, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हमें चेंज क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है इसका, द आर्टिकल्स। तो उसको सेंटेंस को जो बनेगा वही होगा, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन द आर्टिकल्स, तो क्या द आर्टिकल्स इन दैट मैगजीन होगा, पूरा बोलेंगे द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। देखो जब भी हम किसी चीज को लिख रहे हैं, रूल्स को आराम से फ्रीली यूज करो, समझो सही से क्या है, उससे कॉन्फिडेंटली लिखो। ठीक है, हमें पूरी बात क्या बोलनी है, इस मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, उस मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं उससे अच्छे हैं। आ रहे हैं समझ में? ठीक है, तो द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, द आर्टिकल्स, तो इसके लिए मुझे लिखेंगे दोस, तो एक्चुअल में सेंटेंस क्या बनेगा, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोस पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। जो चीज हमें समझ में आती है वो हमने बस ऐसा है कि हम केवल इसकी वजह से, आर्टिकल की वजह से प्रोनाउन दोस को रिपीट करना चाहते हैं बस। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये पूरी बात आपको बोलनी पड़ेगी, इस मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो उस मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं उससे बेहतर है। आगे समझे? ठीक है, देखो हम लोग कहना क्या चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर केवल इसकी बात करें, इस सेंटेंस में हम जो बोलना चाह रहे थे वो तो मैं जो सेंटेंस गलत लिखा था तब भी समझ में आ गया था। कोई भी सेंटेंस अगर हम गलत भी लिख रहे हैं, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है, इसे हमने भी करेक्ट नहीं किया है, मीनिंग तो हमें यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जो लिखा है क्या उसका मतलब वो है, नहीं वो मतलब नहीं है, हमने बस वो समझ लिया। वैसे इस वाले में हमने मतलब तो समझ लिया था, एक्चुअल में कंपेयर कर रहे हैं दोनों आर्टिकल्स, दोनों मैगजीन के आर्टिकल्स को, उसमें जो पब्लिश होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बात हमें पूरी लिखनी भी होती है, तभी वो सेंटेंस करेक्ट होता है, तो इसलिए उसे सही तरीके से लिखना जरूरी है, समझ में तो हमें गलत सेंटेंस भी आ जाता है, राइट। तो पूरी बात लिखेंगे, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, द आर्टिकल्स जो एक्चुअल में हमें जो प्रोनाउन यूज करना है डेमोन्स्ट्रेटिव, वो यहाँ पे आएगा, तो द आर्टिकल हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए कि केवल क्या लिखेंगे, दोस पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। सर अगर वर्ब आएगा तो वर्ब रिपीट होगी। हाँ यस, तो इस तरीके से आप वर्ब भी रिपीट करो, यानी पूरी बात बोलोगे कि एक्चुअल में क्या। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो उसमें या उस वाली से अच्छे हैं, तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे, ये पूरी बात क्लियर नहीं होगी, बस हमारी समझ में आ जाएगा हम बोल क्या रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे पूरा बोलते हो उसमें जो पब्लिश होते हैं उससे अच्छे हैं, तो वो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस बनेगा, राइट। चलिए, तो इस वाले को लिख लिए, अलग एग्जाम्पल मतलब अलग है, बाकी तो सारे इसमें इजी क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके के होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है वो बस ऐसा होता है। एक बार हमने वाले क्वेश्चन देख लिए, तो जैसा होता है जो भी हम रूल्स पढ़ते जाते हैं, तो उसके बाद जब हम लोग देख रहे होते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो जो चीज़ हमने पढ़ी हम ऑलरेडी हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि क्या एरर हो सकता है, तो इसीलिए रूल्स रिवाइज करते रहना जरूरी है, क्योंकि दिमाग में हमारे जब रूल्स एकदम फ्रेश रहते हैं, जो भी हमने पढ़े हैं अभी तक, या जो भी क्वेश्चन में एरर्स हमने पढ़े हैं क्वेश्चन, तो नया क्वेश्चन देख के आप खुद ही उस चीज़ को सर्च करना शुरू कर देते हो कि ये चीज़ इसमें करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Myself, ourselves, himself, herself, themselves, etc. These are called reflexive nouns, जो यानी वर्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? They reflect the action back onto the subject. ये एक्शन को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट की तरफ। देखिए इसे कैसे यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा I hurt, क्या मतलब हुआ? मैंने हर्ट किया, मतलब मैं हर्ट हुआ तो नहीं है ना? नहीं, मुझे बोलना है मैंने खुद, जैसे मेरे खुद से चोट लग गई, मैंने खुद को हर्ट किया, कैसे बोला जाएगा? आई हर्ट माई सेल्फ। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे माई सेल्फ ना लगाऊं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है इस वर्ड को यूज करके बोलने का कि मैंने खुद को हर्ट किया। ठीक है,
इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये क्या करता है कि एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है वापस सब्जेक्ट की तरफ, और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है। सो मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं लिखूं he killed, क्या मतलब होगा, उसने मारा, ठीक है। he laughed, इसका क्या मतलब होगा, वो हंसा। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, मारना, यानी कोई मर गया होगा। कौन मरा होगा नहीं पता चला हमें भी, ये तब पता चलेगा जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें कौन हंसा, ये हमें कौन हंसा इसमें, ही, यानी कि ये जो सब्जेक्ट दिया है वो, इसका कुछ नाम भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन हंसा हमें पता चल रहा है, ये बंदा से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिना लगाए हुए पता है कि कौन हंस रहा है, यानी एक्शन कंप्लीट हो रहा है और हंस कौन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मरा है लेकिन हमें पता नहीं चला कौन। दो तरीके के वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यानी उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है जिसमें एक्शन ट्रांसफर होता है फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब में विदाउट ऑब्जेक्ट ही आपको पता होता है कि एक्शन एक्चुअल में कहाँ पे हुआ या किसने कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना इट इज नेसेसरी टू वर्ब को सही तरीके से समझने के लिए एक्शन रिएक्शन कहाँ पे हुआ है। अब इसने किसी और को मारा हो तो उसका नाम लिखेंगे, लेकिन अगर उसने खुद को मारा हो हम क्या लिखेंगे, ही किल्ड हिमसेल्फ। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है, अगर वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव नाउन। तो ये दो काम करते हैं, देखिए पहला तो ये है कि ये एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है वापस सब्जेक्ट की तरफ, साथ में लिखिएगा, एंड ऑल्सो एक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी जो भी वर्ब दिया है उसके ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने समझा था कि क्या होता है, ठीक है। आगे समझ में, तो जो भी हम इस तरीके से बोलते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, या फिर और क्या बोलते हैं, आई इंट्रोड्यूस्ड, मैंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये है, जब तक आप इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा आपने किसे इंट्रोड्यूस किया है। और यहाँ पे जो हम ये बोलते हैं, यानी वर्ड्स यूज करें कि मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो है, जो एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है वापस सब्जेक्ट की तरफ, कि ये काम मैंने खुद किया, ये काम उसने खुद के साथ किया, इस टाइप के जो सेंटेंस बोलते हैं, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे समझिए, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पे इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना है या नहीं। जैसे एक वर्ड है एंजॉय, बहुत कॉमनली भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस लिखा जाए यहाँ पे, आई एंजॉयड एट द पार्टी, क्या मतलब होगा, मैंने पार्टी में एंजॉय किया, यानी सेंटेंस हमारी समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझनी पड़ेगी कि एंजॉय के साथ में ऑब्जेक्ट आता है। एंजॉय के साथ में ऑब्जेक्ट आता है का मतलब एंजॉय एक इसे हम लोग वर्ब्स में ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपने एंजॉय के यूज को देखा होगा कई बार, जैसे अगर किसी सामने वाले से बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एंजॉय योरसेल्फ। एंजॉय इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एंजॉय के बाद में क्या लगाया, प्रीपोजिशन। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। इस सेंटेंस को करेक्ट, या अगर एक करेक्ट सेंटेंस लिखा जाए वो कैसे होगा, या तो ऐसे बोला जाए, आई एंजॉयड द पार्टी, ये सेंटेंस करेक्ट होगा कि आई सब्जेक्ट है, वर्ब एंजॉयड, एंड द पार्टी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम इस तरीके से लिखते हैं आई एंजॉयड एट द पार्टी, तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, ये हमारे प्रीपोजिशन आता है। एंजॉय के बाद में हमें नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है हमेशा। तो ऐसे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, ठीक है। देखो ये हम सीखते कैसे कि किस वर्ब के साथ में आगे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, जब आप वर्ब्स को देखते हो, उसके यूसेज को देखते हो, उसको पढ़ते हो बार बार,
तो आपको याद होता रहता है कि किसे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। आज जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया एंजॉय के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ इसके साथ हमें ये यूज़ करना है। और अगर इसको रियल लाइफ में अभी यूज़ करने के हिसाब से देखोगे आप, तो आपने कई बार ध्यान दिया होगा हम सच में यही बोलते हैं आई एंजॉयड माई सेल्फ, या फिर सामने वाले से अगर बोला जाए तो एंजॉय योर सेल्फ, या तो आप बोलोगे एंजॉय योर डिनर, एंजॉय द पार्टी, ठीक है, लेकिन एंजॉय योर सेल्फ अगर आप आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हो तो, ठीक है ना। तो नॉर्मल भाषा में तो हम केवल एंजॉय बोल देते हैं, लेकिन अगर आपको अगर ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना है तो आप क्या बोलोगे एंजॉय योर सेल्फ, यानी इसके बाद आप क्या लगाओगे ऑब्जेक्ट लगाओगे। आ रहे समझे सर एंजॉय इंट्रांजिटिव वर्ब है ट्रांजिटिव, सर ठीक है। मीनिंग तो बन रहा है, फुल स्टॉप लगा दें एंजॉय के बाद। यहाँ पे सर आई तो करूंगा ऐसे, क्या बनना था, आई एंजॉयड। यू एंजॉयड, व्हाट डिड यू एंजॉय। सर वो स्पेसिफाई नहीं किया, पर लेकिन स्पेसिफाई करना जरूरी ना, अगर आप खुद बस आपने ऐसा बोलना है कि हाँ बस मैंने एंजॉय किया ऐसा वाला, तो उसके साथ यानी आप यू एंजॉयड योरसेल्फ की बस मुझे शायद किसी और चीज़ की रुचि थी, मैंने खुद ही एंजॉय किया, तब भी आपको ये माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। अगर आप केवल एंजॉय पे बोल रहे हो कि मैंने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, एक्चुअली पता है क्या होता है, हम लोग जिस किसी वर्ड को अगर हिंदी भाषा के साथ यूज करते हैं तो वो मीनिंग खो देता है, हमें पता नहीं कि एक्चुअल में, क्योंकि हम इसे समझ रहे होते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, मैंने बस एंजॉय किया, मुझे आनंद आया, बस वो लग रहा होता है हमें, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में पूरा इसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा के बतानी है पूरी बात अपनी, तब वो क्लियर हो पाता है, राइट। तो अभी आप जैसे इंट्रोड्यूस वर्ड है, इसको हमने यूज़ बहुत बार किया है, हमें पता है, अगर और बहुत चांसेस है कि हम कभी भी इसे गलत यूज़ करेंगे भी नहीं, कि अगर आपने खुद को इंट्रोड्यूस करोगे तो आप बोलोगे इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आप किसी नए, जैसे मैं किसी नए स्टूडेंट को क्लास से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं क्या कहूँगा, आई इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टूडेंट टू द क्लास, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द क्लास, किसी ने मुझे क्लास से इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम इसे हमेशा ही ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। आज बस हमने इसे नाम दे दिया कि ये जो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं, देखो ऑब्जेक्ट तो उसमें भी आ रहा है, द पार्टी भी तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कब आ रहा है, प्रीपोजिशन लगने के बाद। जैसे ये है he laughed at himself, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे भी आया, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे भी आया, लेकिन ये केवल ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्सिव नाउन नहीं है, वो खुद पे हंसा, यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, केवल ऑब्जेक्ट की तरह, रिफ्लेक्सिव नाउन नहीं है, क्योंकि ये अगर उसने खुद को हंसाया ऐसा कुछ बोला जाता, जो कि ऐसा सेंटेंस हम बनाते नहीं है, ठीक है, तो बनता ही है। तो इसके साथ आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, आप हमेशा प्रीपोजिशन लगा के बताते हो, वो हंसा, चलो ठीक है, हंसा समझ में आया, एक्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन वो किस पे हंसा, तो हम क्या करते हैं, he laughed at himself, he laughed at him, he laughed at John, किसी का भी नाम लिख के, तो हम इस तरीके से प्रीपोजिशन लगा के इस बात को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से और पहचानेंगे हम लोग। जैसे दो वर्ड्स है, इसे आप देख लीजिए, फिर इसके बाद बताता हूँ। चलिए देखते हैं, जैसे वर्ड्स है हमारे पास राइज एंड रेज, इसके यूजेस को देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा ट्रांसलेट कौन सा ट्रांसलेट। कैसे यूज करते हैं राइज को, यस द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे बोलते हैं हम लोग, हाँ नहीं आता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरीके से बोला जाता है। रेज कैसे, रेज को यूज करो किसी सेंटेंस में, She is raising a child. शी इज रेजिंग अ चाइल्ड, चलो और इजी करें सबसे, रेज योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, ओके, तो रेज योर हैंड्स, ओके। अब देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब यहाँ पे समझते हैं इस चीज को, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज preposition the object, okay, आगे इस तरीके से हमने यूज किया, verb your hands, this is क्या है, this is what, this is object,
ठीक है। एंड सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, जो मैं ऐसे बोलता हूँ रेज योर हैंड्स, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? चिल्ड्रन कहाँ लिखा है मैंने? ओके, जब भी इस तरीके का कोई भी आप वर्ब यूज करते हो, इसमें किसी से बोलते हो स्टैंड अप, गो, इसमें सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू। ये पता ही है नहीं? जब भी ऐसा कोई सेंटेंस, जब भी ऐसा कोई चीज हम बोलते हैं, स्टैंड अप, पुट योर हैंड्स अप, रेज योर हैंड्स, तो आप क्या, ये चीज कंफर्म होती है कि आई एम स्पीकिंग और मैं किससे बोल रहा हूँ? सामने वाले से। तो मेरे सामने जो है वो क्या होगा हमेशा? यू। आई एम टॉकिंग टू यू। कोई सामने होगा उसी से बात कहूंगा ना मैं। तो जब भी ऐसा कोई वर्ब होता है जिसमें आप केवल रेज योर हैंड्स ऐसे बोलते हो, उसमें सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू होता है, ठीक है ना? क्योंकि पता चल रहा है देखो यहाँ से किससे बोला है? योर। तो मैं यू से बोल रहा हूँ ना, अपने हाथ उठाओ, ठीक है? तो रेज योर हैंड्स, तो दिस इज अ सब्जेक्ट, इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, बस बता दिया यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, ठीक है? वर्ब एंड डायरेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो राइज के साथ आप जहां भी यूज करते हो, राइट के साथ आपको पता है क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन, देन ऑब्जेक्ट, एंड रेज के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है वो हमारे क्या होता है? ट्रांजिटिव। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता वो क्या होता है? इंट्रांजिटिव। यानी इसके साथ भी ऑब्जेक्ट तो आता है लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आता है। और ये सारी एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं हम लोग, पैसिव वॉइस की बात नहीं चल रही, केवल इसमें एक्टिव वॉइस में। आगे समझिए। तो इस तरीके से आप जो भी वर्ब्स देखते हो उसे नेक्स्ट टाइम आप याद रख सकते हो। He raised himself from the ground. उसने खुद को जमीन से उठाया। इसी तरीके से बोलेंगे ना हम लोग, he raised himself, जैसे आपने बोला था he raised a child या she raised a child, ठीक है? तो she raised a child, she raised a child, subject verb and object, ठीक है? अगर उसने खुद को बड़ा किया या फिर ऐसे बड़ा करने में उसने खुद को उठाया, तो he raised himself from the ground, उसने खुद को जमीन से उठाया। तो इसके बाद आप क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट लगाओगे, एंड वो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव नाउन। तो इसके साथ जो रेज्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ ऐसा कुछ बोला जाएगा वो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव नाउन। क्लियर है ये चीज? नो डाउट, ठीक है? तो जो भी हम बोलते हैं, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ, वो हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव नाउन। यस। इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन मतलब ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं होता है या फिर देखो प्रपोजिशन के बाद? उसमें जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें ये होता है कि ये चीज खुद को एक्सप्लेन कर देता है, ये इसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन आप आसान भाषा में समझोगे तो बस ऐसा है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट तो आता है लेकिन वो प्रीपोजिशन लगने के बाद आता है, ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता। जो डायरेक्ट, बस इतना ही डिफरेंस है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लेता है वो हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता वो होता है इंट्रांजिटिव, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग कई बार ऐसे अगर हम इस चीज में फंसेंगे कि जो सब्जेक्ट और वर्ब भी पूरी चीज एक्सप्लेन कर देता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है जैसे वही होगा। तो कई बार जैसे आपने अभी बोला था आई एंजॉयड, तो इसमें भी हमें ये इल्यूजन मिल जाता है कि यार इससे मेरी बात तो मेरी समझ में आ रही है कि मैंने एंजॉय किया, तो इस इल्यूजन के साथ हमें लगता है कि यार ये भी तो इंट्रांजिटिव होना चाहिए। लेकिन सही तरीका ये है कि आप देखो कि जो करेक्ट सेंटेंस बन रहा है उसमें इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक है? तो जो ट्रांजिटिव होते हैं वो वर्ब के बाद में उनमें क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और जो इंट्रांजिटिव होते हैं उसमें वर्ब के बाद या फिर प्रीपोजिशन आ सकता है, उसके बाद क्या आएगा? इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम यूसेज के हिसाब से देखें, सबसे इजी चीज ये है कि रिफ्लेक्सिव नाउन क्या होते हैं? जो एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं वापस सब्जेक्ट की तरफ। उसने खुद को ये किया, ठीक है? उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसने जैसे इंट्रोड्यूस किया, और क्या बोलेंगे? और भी वर्ड्स सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखते हैं, इस पे किस तरीके का आएगा? ये लिखिए आप लोगों ने। Introduced to the chairman as the General Secretary of the party, ठीक है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, he introduced to the chairman as the General Secretary of the party. क्या होगा इसमें एरर? कैसे करेक्ट कैसे करेंगे? हिमसेल्फ आ देखो अभी आपने कहा कि यहाँ से टू हटेगा और या फिर यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, ठीक है? देखो टू हटेगा तो ठीक है, इंट्रोड्यूस के साथ चेयरमैन तो आ जाएगा, लेकिन सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे ना, उस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देंगे। सेंटेंस अभी तक क्या समझ में आ रहा है? उसने
चेयरमैन को इंट्रोड्यूस वो चेयरमैन को जनरल सेक्रेटरी कह के इंट्रोड्यूस क्यों करेगा? वो चेयरमैन के सामने किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा कि वो जनरल सेक्रेटरी है, तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो सही क्या होगा? ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। इससे जैसे अगर किसी पार्टी में वो प्रमोशन कर रहे हैं उसका, तो उसका भी बोल सकते हैं कि he introduced the chairman as चेयरमैन, अगर पार्टी के चेयरमैन है तो पार्टी के चेयरमैन को वो ये थोड़ी बताएगा कि ये जनरल सेक्रेटरी है। अगर मैं पार्टी के चेयरमैन को आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो मैं आपसे अगर ये कह के इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। नहीं सर, ऐसे बोले जाते हैं ना कि समझिए सर चेयरमैन की प्रमोशन कर रहे हैं, हाँ। उसको एक पार्टी रैंक प्रमोशन टाइप है, हाँ, तो वो चेयरमैन सबसे ऊपर होगा ना, जनरल सेक्रेटरी से ऊपर ही होगा चेयरमैन। चेयरमैन इज चेयरमैन, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी बाकी सब तो नीचे होंगे। पर अगर सर चेयरमैन से ऊपर कोई रैंक होती। अच्छा चलो मैं सिंपल बताता हूँ। जब आप एक पास इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है तो सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन को हम लोग फैक्ट्स को चेंज नहीं करते। फैक्ट्स में अगर बोला गया है कि इसके सामने इंट्रोड्यूस कराया है तो उसके सामने इंट्रोड्यूस कराया है, हम यहाँ से टू नहीं हटा सकते। फैक्ट टू फैक्ट ये है, अगर हम यहाँ से टू हटा रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद सबसे पहला जो आइडिया दिमाग में आता है वो क्या आता है कि उसने चेयरमैन के सामने किसी को इंट्रोड्यूस करवाया है। इसको आपने जो पढ़ा तो रफ आइडिया जो आपके दिमाग में आया, जैसे हम लोग क्लाइमेट वाला एग्जांपल पढ़ा था हम लोगों ने, उससे जो पहला आइडिया हमारे दिमाग में लगा था कि हम लोग क्लाइमेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, वो हमने बाद में देखा था कि एरर है उसके अंदर। वैसे इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पहला जो आइडिया आता है वो ये आता है कि ही इंट्रोड्यूस, उसने किसी को इंट्रोड्यूस कराया। इस वर्ड को हम लोग अच्छे से जानते हैं इंट्रोड्यूस को, इसलिए हम यहाँ पे इतना कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस, उसने इंट्रोड्यूस कराया चेयरमैन के सामने या चेयरमैन से एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। उसने चेयरमैन को यानी चेयरमैन से किसी को मिलवाया ये कहते हुए कि वो जनरल सेक्रेटरी पार्टी का। या तो हम किसी का नाम लिखेंगे यहाँ पे, या फिर हमें जो पता है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो हम क्या लगाएंगे? इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। हम प्रीपोजिशन यहाँ से हटा के इसके फैक्ट्स को चेंज नहीं करेंगे। तो जब भी इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है जहाँ पे आपको पता है इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो आप प्रीपोजिशन नहीं हटाओगे, आप उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम वो ये चीज हटा देते तो क्या होगा, सेंटेंस के एक्शन में जो फैक्ट है वो चेंज हो रहा है। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम कुछ और चेंज करते हैं, हो सकता है यहाँ से इंट्रोड्यूस वर्ड ही हटा दें, है ना, ठीक है। बहुत सारे तरीके से सेंटेंस करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि जो सेंटेंस का सेंस पहले निकल रहा था वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू चेंज द सेंस ऑफ द सेंटेंस, वही रहे उसके हिसाब से हमें करेक्शन करना होता है, ठीक है। वरना तो किसी भी सेंटेंस को बहुत सारे तरीके से करेक्ट कर लेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। ओके, तो इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जैसे अगर जैसे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, उसमें क्या था, आई एंजॉयड thoroughly at the party, इस तरीके से सेंटेंस था, I enjoyed thoroughly at the party, ओके। तो इसमें क्या होगा आगे, enjoyed myself, because देखो यहाँ पे जो thoroughly आ रहा है वो क्या है एक्चुअल में, adverb, उसने बताया उसने कैसे एंजॉय किया, उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया, ठीक है। तो उसके लिए thoroughly यानी कि adverb की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे अभी भी आएगा I enjoyed myself thoroughly at the कमांड के party। बाद आता है एडवर्ब, वर्ब के बाद आता है ना। देखो एडवर्ब्स में बहुत सारी पोजीशन, अलग अलग एडवर्ब्स के लिए कई बार अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे जब हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे एडवर्ब्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वर्ब से पहले आते हैं, कुछ होते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं, कुछ होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं, तो वो हम डिटेल में तब पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसको इसी तरीके से लिखेंगे, आई एंजॉयड माय सेल्फ thoroughly at the party, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलो ना कि ऐसे बोल सकते हैं, आई thoroughly enjoyed at the party, आई thoroughly enjoyed myself at the party, वो भी सही होगा, ठीक है। दिस इज आल्सो करेक्ट, आई एंजॉयड माय सेल्फ thoroughly at the party। या तो हम इसे इस तरीके से बोलेंगे, द ऑफिसर एंड द असिस्टेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। बहुत सारी चीजें करने पड़ते हैं तो हम यहाँ पे वर एब्सेंट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसे डायरेक्ट इस वर्ब के साथ लिखा गया एब्सेंटेड, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एब्सेंटेड themselves from the office, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा he was absent, इससे अगर हम लोग लिखेंगे एक्टिव वॉइस में तो he absented himself, इस तरीके से बोला जाता है, he absented himself। उसी तरीके से the officer and the assistants absented themselves from the office। और themselves क्यों है, क्योंकि प्लूरल है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे themselves, और absented को अगर हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि ये कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है,
ठीक है, तो absented themselves from the office. जैसे पैसिव में लिख दिया अगर मतलब तो भी ठीक है सेंटेंस, कोई कुछ भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है. अगर आप इसे ऐसे बोल देते हो, द ऑफिसर एंड द असिस्टेंट्स वर एब्सेंट, वो भी ठीक है, और एब्सेंटेड देमसेल्व्स, वो भी ठीक है, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ये कि अगर सेंटेंस में इस तरीके के लिखा हुआ है तो आपको पता होना जरूरी है कि भाई इस तरीके से इसे बोला जा सकता है. क्योंकि अगर कोई सेंटेंस मान लो ऐसे ऐसे थे, मान लो उसमें एरर लगाने का तो हो ही ना, सीधे इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ हो कि द ऑफिसर एंड द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड themselves from the office. अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से आता है तो फिर अगर हमने इस पे ये सुना नहीं है पहले तो हमें यही चीज सबसे ज्यादा गलत लगेगी कि यार एब्सेंटेड क्यों themselves क्यों आ रहा है. ठीक है, और ग्रामर कुछ इस तरीके से काम करती है कि अगर हमने नहीं सुना है तो वो गलत है. ठीक है ना, ग्रामर ऐसे ही काम करती है आजकल कि हमको नहीं सुना है, सुनने में अच्छा नहीं लगा तो वो गलत है. ठीक है, तो ये बात इसीलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सुनने अगर हम कहीं पे तो वो सुनने में सही लगे. ठीक है, तो द ऑफिसर एंड असिस्टेंट एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस, तो इस वाले में एरर कोई भी नहीं होगा, यानी अगर इसमें नो एरर दिया है तो नो एरर लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज एम्फेटिक नाउन. एम्फेटिक नाउन्स कौन से होते हैं? यानी कि वही वाले वर्ड्स जो हमने भी पढ़े, ये क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक वर्ड है एम्फेसाइज से. एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? नहीं, एम्फेसाइज मींस किसी बात पे जोर देना. ठीक है, किसी बात पे जो आप स्ट्रेस देते हो, किसी बात पे जोर देते हो, किसी बात पे फोकस करते हो, उसे बोलते हैं एम्फेसाइज करना. ठीक है, जैसे उसने अपनी बात पे बहुत जोर दिया, उसने अपनी बात को एम्फेसाइज किया. ठीक है, तो कैसे एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या करते हैं? इसमें लिखिएगा दे एम्फेसाइज ऑन द नाउन और प्रोनाउन प्रेजेंट इन द सेंटेंस. यानी सेंटेंस में मौजूद किसी नाउन या प्रोनाउन पे एम्फेसाइज करने का काम करते हैं. तो देखिए, I completed the work. मैंने काम कंप्लीट किया, मैंने काम खुद कंप्लीट किया. अपनी सेंटेंस ही करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है. बस अगर मुझे केवल एम्फसाइज करना होगा इस चीज पे कि मैंने काम खुद कंप्लीट किया, तो मैं कैसे बोलूंगा? I myself completed the work. ठीक है, he completed the project. उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. ठीक है, he himself completed the project. उसमें आप क्या कर रहे होते हो? इसमें बस आप इस प्रोनाउन की मदद से, इस एम्फेटिक प्रोनाउन की वजह से, जो इससे पहले नाउन आया उस पर एम्फेसाइज कर रहे हो बस कि उसने ये काम खुद किया. ठीक है, तो ये है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन. देखो, रिफ्लेक्सिव जो हमने इससे पढ़ा था वो क्या लग रहा था? वो वर्ब के बाद लग रहा था. ये कहाँ पे लग रहा है? नाउन या प्रोनाउन के बाद में. ठीक है, यानी हम किसी के यहाँ पे नाम यूज करें, जैसे जॉन. जॉन हिमसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? केवल इस पे एम्फसाइज करने का काम कर रहे हैं. उसने ये काम खुद किया, यानी इसके बिना सेंटेंस करेक्ट होगा, कोई सेंटेंस में एरर नहीं होगा. बस ये इस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, ये बस यहाँ पे क्या कर रहा है? बस इस पे एम्फसाइज करने का काम कर रहा है. दैट्स इट. ठीक है, जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें एक और, the town is not very large. आप किसी शहर में गए हो, वहाँ पे आपने देखा कि बहुत बड़ा मार्केट नहीं है वहाँ पे. तो आप बहुत अगर वहाँ जाके बोलते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, मार्केट है छोटा ही है, तो एक तरीका होता है हमारा बोलने का, यार शहर ही कितना बड़ा है, शहर खुद ही कितना बड़ा है. ठीक है, शहर खुद ही कितना बड़ा है, ये तो उसका हो गया. द टाउन इज नॉट वेरी लार्ज, शहर ज्यादा बड़ा नहीं है. शहर खुद ही कितना बड़ा है कैसे बोला जाएगा? द टाउन itself
इज नॉट वेरी लार्ज। तो बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं वाले वर्ड्स, आपको पता ही है, ठीक है। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगली बार कई बार हम ऐसे इसमें भी कंफ्यूज होते थे, आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, ऐसे बोला जाए कैसे बोला जाए, नाउ यू नो कैसे बोलना है, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। होता था कई बार, हमें लगता था हम यहाँ पे भी लगा दे क्या, लास्ट में अगर लगा लेते थे कई बार, रिफ्लेक्सिव बन जाता है वो। नहीं रिफ्लेक्सिव तो नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब के बाद आता है तब बनेगा, वर्ब में जरूरत पड़ेगी उसे यूज करने की तब, ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे, जिस नाउन को या जिस प्रोनाउन को एम्फसाइज कर रहे हो उसी के साथ में लगा लो, आई माई सेल्फ कंप्लीट द, ओके। सो आई गेस अगर ये दोनों ही कहीं मौजूद है किसी भी सेंटेंस में, अब आपको पता होगा, देखो वर्ड्स क्योंकि सेम है लेकिन यूसेज दोनों का अलग है। अगर हिमसेल्फ किसी भी सेंटेंस में यूज किया गया है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से कि वो वहां पे एम्फेटिक है या फिर रिफ्लेक्सिव, राइट। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कुछ लास्ट क्लास में ईच का यूज समझा था, है ना। ईच के साथ में, ईच के लिए मैंने और क्या बताया था कि ईच के साथ में वर्ब कैसा लगता है, हमेशा सिंगुलर लगता है, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखता हूं मैं। Every person must respect dash elders, क्या आना चाहिए यहाँ पे? अच्छा ऑप्शन There. देखो ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें होगा बस, इसमें ही जाएगा देयर आएगा यहाँ पे, है ना। Every person must respect his elders या their elders, क्लियर है चीज। यहाँ पे क्या आएगा हमेशा his, their किसने बोला था, शुरू में बोला था ओके। तो देखो कई बार लोग शुरू में बोलते हैं कि यहाँ पे देयर आएगा, वो इस वजह से होता है बिकॉज एवरी क्या दिखा रहा होता है, ऐसा लग रहा था सबकी बात चल रही है, सारे लोग, सारे मतलब ज्यादा ज्यादा मतलब प्लूरल। तो कई बार लोग एवरी के साथ भी क्या लगाते हैं, प्लूरल लगा लेते हैं, वर्ब प्लूरल लगा लेंगे, प्रोनाउन प्लूरल लगा लेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है एवरी के साथ भी जो आपका वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट, एवरी व्हाटएवर, ठीक है। तो एवरी के साथ नाउन भी प्लूरल, उसके आगे प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो ईच और एवरी में डिफरेंस होता है, ईच और एवरी दोनों ही अपने साथ प्लूरल सॉरी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन अलग अलग है। ईच क्या करता है, ईच इंडिविजुअल की बात करता है इसलिए सिंगुलर लेता है, एवरी टोटल ग्रुप की बात करता है इसलिए सिंगुलर लेता है, समझ आया। जैसे अगर यहाँ पे 10 लोग हैं, ईच क्या करेगा, ईच हर एक की बात करेगा इस वजह से सिंगुलर, और एवरी सबकी एक साथ में बात करेगा इस वजह से सिंगुलर, यानी एज अ ग्रुप ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ईच और एवरी में। फिर से लिखिएगा, ईच refers to an individual while every refers to the total group, ठीक है। तो ईच यूज करते हैं जब एक इंडिविजुअल को रेफर करता है ईच, और एवरी टोटल ग्रुप को रेफर करता है। Each is used when the number in the group is limited and definite। तो each यूज करते हैं जब किसी भी ग्रुप में जो नंबर होता है वो लिमिटेड होता है, वो डेफिनेट होता है। Every is used when the number is indefinite। तो each यूज करते हैं जब ग्रुप में नंबर लिमिटेड और डिफाइंड है कि कितने लोग हैं, ऐसा कुछ है, और एवरी यूज करते हैं जब वो नंबर डिफाइंड नहीं है, हमें पता नहीं है कितने लोग हैं, कितनी चीज है, कुछ भी, ठीक है। तो एग्जांपल से समझेंगे वैसे ऊपर अलर्ट करें, जैसे इस तरीके से बोला जाए, 10 boys were seated on each bench। देखो डेफिनेट नंबर इन्वॉल्व है, कितने 10 लोगों को हर एक सीट पे बिठाया गया, हर एक सीट पे
10 स्टूडेंट्स को या 10 बॉयज़ को बिठाया गया, ठीक है। तो 10 बॉयज़ वो सीटेड ऑन द ईच बेंच, नंबर इन्वॉल्व है, पता है जब आप काउंट करके कोई भी काम कर रहे हो काउंटिंग इन्वॉल्व है, तो यानी क्या है वहाँ पे ईच। अब अगर किसी ऑडिटोरियम में किसी हॉल में गए जहाँ पे सारी सीट्स फुल हो गई थी, आपको पता नहीं होगा वहाँ पे कितनी सीट्स है, तो आप क्या बोलोगे उसके लिए? एवरी सीट वॉज टेकन। अगर आपको पता है वहाँ कितनी सीट्स है तो आप बोलोगे देयर वर कुछ भी 257 सीट्स and each seat was taken. Now I guess इसका यूज क्लियर हुआ होगा, each और every को किस तरह की यूज किया जाएगा। जब डिफाइंड है कि कितनी चीजों की बात चल रही है then you will use each, और डिफाइंड नहीं है, you are not sure कि कितनी चीजें सबके बारे में एक बार में बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? Every seat was taken. There were 57 seats and each seat was taken.